पश्चिम दिशा के उस गांव में एक छोटे से मिट्टी के घर में अनामिका और उसके परिवार रहते थे। वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। हर दिन सुबह सुबह सर से स्नान करके शिवलिंग को अच्छे से फूलों से सजा के शंकर जी का आराधना करते हुए वो आशीर्वाद लिया करती थी। शिवलिंग के सामने बैठ के शिव का नाम जाप करते हुए वो ध्यान भी लगाती थी। फिर जब उसका मन शांत होता है तो वो कहती है, हे महादेव, ये आपकी लीला है। आज सुबह उठ के आपका अभिषेक किया, आपको फूलों से सजाया, तब जाके मुझे मन में शांति मिली। हे बाबा, किसी चीज को लेकर मेरा मन बड़ा अशांत था। हर दिन की तरह आपका आशीर्वाद पाके आज भी मैं बहुत खुश हूँ। अब बहू के नाते जो जो काम करना है मैं सब आराम से कर सकती हूँ। ओम नमः शिवाय। भक्ति पूर्वक वो शिव जी से प्रार्थना करती है। फिर बाहर आ जाती है। बाहर बेंच पर बैठकर सासू माँ सब्जी काट रही थी। सासू माँ, सब्जी काटना आपका हो गया? हाँ, हो गया बहू। तुम्हारी पूजा हो गई है तो जल्दी से जाके सब्जी बना लो। सुबह सुबह बाप बेटा खेत गए हैं, भूख लग गई होगी। खाना बन जाए तो डब्बे में डाल के खेत में दे आ सकेंगे। ठीक है माँ जी, आप जाके तैयार हो जाइए। तैयार होने में कितना ही वक्त लगेगा? ये कह के शारदा घर के अंदर चली जाती है। कटे हुए सब्जियों को लेकर अनामिका किचन की तरफ चली जाती है। खेत में आए बाप बेटे कुल्हाड़ी की मदद से चींटियों के पहाड़ों को खोदते हुए कहने लगते हैं, बेटा रमेश, जरा देखकर मिट्टी खोदना। ये चींटियों का पहाड़ बहुत पुराना है, हो सकता है इसमें सांप भी रहता हो। हाँ पिताजी, मैं ध्यान रख के खुदाई करूँगा। अभी तक तो मुझे कहीं भी कोई सांप दिखा नहीं और अभी तक खुदाई के दौरान कोई सांप भी नहीं निकल के आया। फिर वो चींटियों के पहाड़ खुदाई करने में लग जाता है। साथ ही प्रसाद भी खुदाई में लग जाते हैं। तब तक अनामिका और शारदा दोनों एक एक टिफिन बॉक्स में चावल और सब्जी भर के अपने अपने पति प्रसाद और रमेश के लिए लेकर वो खेत में आ जाती है। बाप बेटे को चींटियों के पहाड़ खोदते देखकर वो उन्हें रोकती है और बड़े मनभावन तरीके से कहती है, आज बाप बेटे को अचानक से क्या हो गया? पहले तो कभी भी चींटियों के पहाड़ों को तोड़ा नहीं। देखो शारदा, जब समय नहीं था तो जमीन को हमने ऐसे ही छोड़ रखा था। अभी झील में पानी भरा है, इस खेत में अगर काम करेंगे तो कुछ पैसे कमाएंगे, फिर ऐसे क्यों छोड़ना? इस तरह चींटियों के पहाड़ों को मत तोड़िए। देखो अनामिका, पिताजी ने जो कहा तुमने अच्छे से सुन लिया। अभी खेती करेंगे तो कुछ अच्छे पैसे कमा लेंगे। नहीं बेटा, चींटियों के पहाड़ इस तरह से तोड़ के वो पैसे हमें नहीं चाहिए। मेरी बात मानिए, लोगों के मुंह से सुना कि ऐसे पहाड़ों में बहुत जहरीला सांप रहता है। लगता है अभी वो यहाँ नहीं है। शिकार के लिए गया होगा अनामिका। हटो तो, तुम और तुम्हारा सांप। अरे अरे, ऐसा मत कहिए जी। मैंने खुद अपनी आंखों से कई दफे एक बड़े से सांप को इन बिलों में जाते हुए देखा है। ओहो अनामिका, यहाँ से जाओ तो और मुझे काम करने दो। दूसरों के खेत में देखो फसल कितनी हरी भरी उगी हुई है और हमारे यहाँ का देखो। पिताजी ने कहा है कि हम पूरे जमीन को जोतेंगे, फिर एक एक करके बीज लगाएंगे। मेरी जान चली जाए पर चींटियों के पहाड़ों को तोड़ने नहीं दूंगी। अब चूंकि कुछ करने को नहीं था, इसीलिए प्रसाद बड़े गुस्से से कहने लगते हैं, शारदा, बहू को लेकर अभी यहाँ से जाओ। ज्यादा देर यहाँ रुकी तो देखो मैं क्या करता हूँ। अब चूंकि वो गुस्से में थे, शारदा उन्हें देखकर काफी डर गई। कुछ ना कह के वो अनामिका को लेके सीधा जाके खेत के किनार पे वो खड़ी हो गई और उधर प्रसाद रमेश चींटियों के पहाड़ों को खोदने में लग जाते हैं। तब तक एक काला सांप बिल से बाहर आके जोर जोर से फुफकारने लगा। वो गुस्से से रमेश के हाथों पे जाके डस लेता है और वहाँ से चला जाता है। काटने के साथ साथ रमेश चिल्लाने लगता है, माँ! चिल्लाकर वो बेहोश होके गिर जाता है। उसे देखकर शारदा परेशान हो जाती है। बेटा रमेश, मैंने जब कहा था आपने सुना नहीं। आंखें खोले बिना रमेश के मुंह से फेन निकलने लगा। ऐसी परिस्थिति देखकर रमेश को बैलगाड़ी में लेटा के प्रसाद पास के ही शहर में एक अस्पताल में ले जाते हैं। तब तक प्रसाद के हाथ पैर सब कुछ काले पड़ चुके थे। इमरजेंसी वार्ड के एक बिस्तर पे रमेश को लेटाया गया। डॉक्टर साहब आके उसकी जांच करते हैं। देखिए, एक बहुत ही जहरीला सांप इन्हें काटा है। उसका पूरा जहर इसके शरीर में फैल चुका है। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इन्हें अपने साथ घर ले जाइए। अस्पताल में पैसे खर्च करके कोई फायदा नहीं, ये जिंदा नहीं रह पाएगा। डॉक्टर साहब की बातें सुन के बिस्तर पे लेटे रमेश को देखकर शारदा और अनामिका रोने लगती है। ये सब सुनने के बावजूद प्रसाद ने हिम्मत छोड़ी नहीं।
वो बैलगाड़ी में रमेश को लिटा के एक दूसरे अस्पताल में ले गए। वहाँ पे भी डॉक्टर ने जांच करके यही बात कही। अब जब प्रसाद समझ गए कि वो अपने बेटे को खोने वाले हैं, प्रसाद रोने लगे। बैलगाड़ी में लिटा के प्रसाद रमेश को घर ले आए, बिस्तर पे अच्छे से लिटा दिए। फिर अनामिका शिवलिंग के पास जाकर रोने लगती है। हे महादेव, मेरे मायके में, मेरे ससुराल में मैंने सिर्फ आप पे ही भरोसा किया, बस आपकी ही पूजा की, आपको अपना परिवार समझा, आपके साथ हमेशा मैं रही। और जब आपकी भक्त आज रो रही है तो पिता बन के आपका देखभाल करना कर्तव्य है। तब तक रमेश का रंग पूरी तरह से बदल के काला हो जाता है। अब उसके मुंह से और ज्यादा झाग निकलने लगती है। ये देखकर शारदा प्रसाद जोर जोर से रोने लगते हैं। उन्हें देखकर, हे महादेव, जन्म मृत्यु सब कुछ आपके हाथों में ही है। मेरे पति के साथ साथ मेरी जान भी ले लीजिए। मेरे पति के बिना मैं जी के क्या करूं भोले बाबा। अगर मेरे पति आज जिंदा नहीं रहे तो मैं भी उनके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी, इसीलिए आप मेरी भी जान ले लीजिए। ऐसा कहकर अनामिका शिवलिंग पे अपना सर पटकने लगती है। ये देखकर शारदा प्रसाद दोनों ही रोने लगते हैं और हाथ जोड़ के शिव की आराधना करने लगते हैं। अनामिका सर पटकते पटकते शिवलिंग के ऊपर ही बेहोश होकर गिर जाती है। तभी शिवलिंग के अंदर से एक प्रकाश बाहर आने लगती है। अनामिका, मेरी भक्त अनामिका, उठो उठो ना अनामिका, तुम पति के साथ सदा सुहागिन रहोगी, तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। ये सुनते ही अनामिका आंखें खोल के देखती है कि शिवलिंग से एक ज्योति निकल रही है। हाथ जोड़ के वो प्रणाम करती है। अनामिका, जो दूध से तुम हर दिन अभिषेक करती हो, उस दूध को अपने पति को रोज पिलाया करो, जल्दी फल मिलेगा। ऐसा कह के वो प्रकाश अदृश्य हो जाता है। फिर बिना देर किए हुए सर से नहा के दूध से अनामिका महादेव का अभिषेक करती है। फिर वो दूध ले जाके वो रमेश को पिलाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। बहुत जल्द रमेश सामान्य हो उठा। फिर जो चींटियों का पहाड़ उन्होंने तोड़ा था, उसी तरह फिर से पहाड़ बना दिया और खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। उस दिन रात के 11 बज चुके थे। अनामिका अपने ससुराल में सास ससुर पति के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी। पर उस रात अनामिका को कोशिश करने के बावजूद भी नींद नहीं आ रही थी। वो उदास होकर बगीचे में बेंच के ऊपर जाकर बैठ जाती है। ये कैसी जिंदगी है? जिनके पास पैसे हैं उनकी जिंदगी खुशहाल है, जिनके पास पैसे नहीं वो दुखी है। मैं तो यही सोचती हूँ, जैसे दिन के बाद रात होती है, नल चालू करते ही पानी आने लगता है, वैसे ही चुटकी बजाते अगर पैसे आ जाते तो कितना बढ़िया होता। फिर इस दुनिया में गरीबी नाम की कोई चीज ही नहीं होती, है ना? अब चूंकि वो बहुत परेशान थी, सासू माँ शारदा बहू अनामिका के पास आती है। क्या हो गया बहू, तुम सोई नहीं? नींद नहीं आ रही है सासू माँ। तपती धूप में मेहनत करने वाला शरीर को रात में आराम करना चाहिए। खाना खाने के बाद निद्रा देवी हमें बुलाती है। अगर वो तुम्हें नहीं बुला रही है मतलब तुम में कोई तकलीफ है। क्या हो गया बताओ? शारदा के ऐसे पूछने पर अनामिका बिना कुछ कहे बस रोने लगती है। शारदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा कि शारदा अपनी बहू को ज्यादा समझाने की भी कोशिश नहीं की। रो लो बेटा, जितना रोना है रो लो, मन हल्का हो जाएगा। मन हल्का हो जाए फिर तुम बताओ, यहाँ क्यों अकेले तुम इस तरह बैठी हो? तुम्हारे मन में इतनी सारी तकलीफें किस बात के लिए है? हमारी मिडिल क्लास की जिंदगी को लेकर मैं दुखी हूँ सासू माँ। क्यों दुखी हो बहू? जीने के लिए हमारे पास इतना बड़ा सा घर है, काम के लिए हाथ पैर है, रोने के लिए हमारे पीछे लोग हैं। पर हमारे मरने के बाद अंतिम संस्कार के लिए, क्रियाक्रम के लिए पैसे नहीं है। फिर इतने लोग होने का क्या फायदा? अगर कभी कहते हैं कि हम मुसीबत में हैं, तो कोई हाथ भी नहीं बढ़ाएगा मदद के लिए। कभी कह दिया कि हम भूखे हैं, थोड़ा खाना दे दो, तो तुरंत कह देंगे कि अभी अभी तो बर्तन ही धोया है। तुम क्या कहना चाहती हो? जब तक अच्छे से हाथ पैर चल रहे हैं, हमें अच्छे से पैसे कमा लेना चाहिए सासू माँ। इसलिए कह रही हूँ माँ जी, जब पिताजी कूली का काम करने गए और बिल्डिंग की ऊंचाई से नीचे गिर गए, उन्होंने अपना पैर खो दिया, व्हील चेयर पे आ गए। आपने पिताजी के देखभाल के साथ साथ रमेश को भी पाल पोस के बड़ा किया, बहुत मेहनत की। ये सब देखकर मुझे बहुत दुख होता है सासू माँ। अनामिका की ये बात सुन के शारदा की आंखें भर आती है। आपने जैसा कहा
काम करने के लिए हमारे पास 2 हाथ है, पर इस तरह मजदूर का काम करने के लिए नहीं, खेती बाड़ी के काम के लिए नहीं। तो फिर मिट्टी सान के घड़ा बनाने के लिए है या फिर गोबर से गोईठा बना के उसे बेचने के लिए है? बेच सकते हैं माँ जी, पर घड़ा या गोईठा नहीं, हम रोटियां बनाकर उसे बेच सकते हैं माँ जी। इस तरह मेहनत करने के साथ साथ पैसे मिलने का भी उम्मीद रख सकते हैं, और अगर रोटी का व्यापार चल गया तो हम रोटी का व्यापार भी कर सकते हैं। तुम जो कह रही हो बहुत सही है बेटा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग तो होंगे ना जो रोटियां बेच रहे होंगे। होगा सासू माँ, जरूर होगा, पर वो जिस तरह से रोटियां बनाते हैं और हम जैसे बनाएंगे उसमें बहुत फर्क होगा। उसी के साथ जो कीमत होगी उससे हमारी रोटियां बिकेंगी माँ। कुछ समझ नहीं पा रही हूँ बहू। दूसरे जगह कैसे रोटियां बनती है मुझे ये नहीं पता, पर हम लकड़ी के आग में कम आंच में धीरे धीरे ग्रिल करके रोटियां पका के बेचेंगे। रोटियां बेचना जरूरी है बहू? बहुत जरूरी है माँ जी। आप घर पे रह के पिताजी का ख्याल रखिएगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ठीक है बहू, चलो अब सो जाते हैं। ऐसा कह के शारदा अनामिका को लेके घर के अंदर चली जाती है। वो रात गुजर जाती है। अगले दिन सुबह सुबह रोटियां बनाने के लिए जो जो चीजों की जरूरत थी, आटा, लकड़ियाँ, सारी चीजों का अनामिका बंदोबस्त करके सास ससुर से आशीर्वाद लेती है। तुम जो काम करने जा रही हो उस काम में तुम्हें सफलता जरूर मिले बहू। सारी समस्या दूर हो जाए और हमारी जिंदगी सुधर जाए। तुम्हारे मन में जो है उसमें सफलता मिले बहू। अनामिका, अपना ख्याल रखना। जब सड़क से जाओ तो ध्यान से जाना। ठीक है जी। इस तरह अनामिका अपने ठेले को धकेलते हुए सड़क पे चली जाती है गर्मा गर्म रोटियां बेचने के लिए। माँ जी, माँ जी। जैसे ही वो बुलाए उस घर से निर्मला निकल आती है। क्या हुआ? क्या चाहती हो? मालकिन, गर्मा गर्म रोटियां, इसे मैंने लकड़ी के चूल्हे में ग्रिल करके बनाया है। आज ही से मैंने ये व्यापार शुरू किया है। आपका हाथ बहुत शुभ है, इसीलिए आपसे शुरू करना चाहती हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर निर्मला बहुत खुश हुई। 2 रोटियां ले लीजिए, आपसे पौनी करेंगे ना। 1-1 रोटी 10 रुपए के होंगे, 2 रोटी लेंगे तो 20 रुपए लगेंगे। अनामिका की बातें सुन के निर्मला अंदर आके पैसे ले जाती है, फिर अनामिका से रोटियां लेकर उसे पैसे दे देती है। अनामिका खुशी खुशी पैसे लेकर वहाँ से दूसरे घर की तरफ चली जाती है। वहाँ कमला नाम की एक महिला से बातचीत करती है। आज पैसे नहीं दूंगी अनामिका, आज खा के देखूंगी, अच्छा लगा तो कल पैसे दूंगी। ठीक है मालकिन। अनामिका इस तरह कहती है, फिर कमला को 2 रोटियां देकर वहाँ से वो दूसरे घर पे चली जाती है। वहाँ स्कूल टीचर सुधाकर जी उसे मिलते हैं। वहाँ सुधाकर जी को वो अपनी रोटियों के बारे में बताती है और 2 रोटियां देती है। सुधाकर जी पैसे भी दे देते हैं। इस तरह अनामिका हर एक घर जाती है, वहाँ सभी को अपने रोटियों के बारे में बताती है, उसकी तारीफ करती है और रोटी बेचकर अच्छे खासे पैसे भी कमा लेती है। उसने जितने पैसे लगाए थे उससे कई अधिक पैसे उसने कमा लिए थे, जिस वजह से घर के सभी लोग बड़े खुश थे। अगले दिन भी अनामिका अपने ठेले गाड़ी को धकेलते हुए रोटियां बना रही थी। लकड़ी के धीमी आंच में रोटियां सेकते हुए वो आगे जा रही थी। तभी निर्मला आवाज लगाती है, सुनो अनामिका, तुम्हारी रोटियां बड़े अच्छे थे, रोज दे के जाया करो। उसकी ये बात सुन के अनामिका बहुत खुश हुई। फिर कमला ने भी अनामिका को बुलाया। नई रोटी लेने के साथ साथ कल लिए रोटियों के पैसे भी उसने अनामिका को चुकता कर दिया। इस तरह उस दिन भी अनामिका की बिक्री बहुत अच्छी रही और तीसरे दिन भी बहुत अच्छा रहा। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। देखते ही देखते ठेला गाड़ी से अनामिका अब एक अपना खुद का ढाबा शुरू कर दी। ऑर्डर लेती थी और फुल्का का घर पे डिलीवरी भी कर देती थी। इस तरह अनामिका का धंधा 1 नंबर व्यवसाय के रूप में चलने लगा। घर पे सभी लोग खुशी खुशी जीने लगे। इस तरह गरीब बहू रानी का फुल्के का व्यापार पूरे घर की किस्मत ही बदल के रख दी। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग करें।